क्वेश्चन है आपका द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास के 3 सिद्धांत। तो पहला हम देखते हैं पॉइंट जो है, वैसे विकास के आपके मुख्य रूप से 8 सिद्धांत हैं। इनमें से आप किन्हीं भी 3 को लिख सकते हैं अपनी परीक्षा में। तो जितना पूछा जाए आवश्यक हो परीक्षा में आप उतना ही लिखें। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो मेन पॉइंट क्या है। पहला है साथियों निरंतरता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ, या इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जो है आपको इसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। इसके बाद होता है विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ। यानी कि हम पहले दूसरे पॉइंट को समझने का कोशिश करते हैं दोस्तों कि निरंतरता के विकास का सिद्धांत का अर्थ होता है कि हमारे शरीर में या मानव के अंदर जो भी विकास होते हैं वो आकस्मिक नहीं होता। स्किनर के अगर शब्दों में हम बात करें तो विकास की प्रक्रिया निरंतरता का सिद्धांत फॉलो करती है, यानी कि निरंतरता के सिद्धांत के अनुसार होती है। और व्यक्ति के अंदर जो भी आपके बदलाव होते हैं, जो भी आपके अंदर ग्रोथ होता है वो आकस्मिक नहीं होता, बल्कि एक निश्चित प्रक्रिया के उपरांत ही आपको देखने को विकास मिलता है। जैसे कि आप उदाहरण के लिए आप समझिए कि जब आप एक शिशु के रूप में जन्म लेते हैं, उसके बाद आप अचानक से धीरे धीरे पहले पलटते हैं अपने साइड में, फिर अपने हाथ पैर को धीरे धीरे हिलाते हैं, डुलाते हैं, फिर धीरे धीरे आप अपनी साइड में बैठना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे आप 4 पैरों और हाथों की सहायता से चलने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात आप धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए चलते हैं और फिर कहीं जाकर जो है आप सही ढंग से चलना आरंभ करते हैं। तो ये एक सतत प्रक्रिया होती है, ये होती है आपकी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो ग्रोथ की प्रक्रिया एक निरंतरता को फॉलो करती है, एक निरंतर प्रक्रिया में होती है। पॉइंट 2 है, देखिए इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो विकास की प्रक्रिया होती है सभी मनुष्यों में समान होती है, यानी कि एक ही प्रकार से होती है, लेकिन उसकी जो गति होती है वो हर एक मनुष्य के विकास की अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए मैं बात करना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी जल्दी लंबे हो जाते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी काफ़ी वजन गेन कर लेते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं कि काफ़ी उम्र तक बहुत ही दुबले पतले होते हैं, उनकी हाइट भी कम होती है, लेकिन अचानक से जो है उनकी गति, जो विकास की गति होती है, लंबाई, वजन बढ़ने की, इस तरह की जो चीज़ें होती है उसमें आप देखेंगे अचानक से बदलाव हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है वो जो एक पैटर्न को तो जरूर फॉलो करती है, लेकिन उसकी गति जो होती है यानी कि स्पीड जो होती है 2 व्यक्तियों में, 3 व्यक्तियों में, या जितने भी लोग हैं सबकी अलग अलग होती है। तो कोई भी 2 व्यक्ति में सेम आपकी जो है ग्रोथ की स्पीड नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस। अब हमारे शरीर में जो भी विकास होती है वो एक क्रम से होती है, विकास क्रम का सिद्धांत। यानी कि एक व्यक्ति के रूप में जब हमारा विकास होता है, मनुष्य के रूप में जब हम लोग निर्मित होते हैं तो एक प्रक्रिया फॉलो होती है, एक क्रम फॉलो होता है। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जब आपका इस दुनिया में आपका आगमन होता है, यानी कि हमारा आगमन होता है, सबसे पहले भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण से फिर जाकर आपको कहीं छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण होता है, वो इकट्ठा होते हैं, फिर जो सेल्स हैं आपस में इकट्ठा होकर धीरे धीरे कहीं उसके बाद जो मानव के अस्तित्व की शुरुआत होती है वो फिर आपकी कहीं हृदय गति जो है धीरे धीरे हृदय गति बनती है, फिर आपका धीरे धीरे मानव शरीर के विभिन्न अंग धीरे धीरे विकसित होते हैं और आगे चलकर फिर आपके हाथ पैर। और आपने देखा होगा सबसे पहले 2 दांत आते हैं, फिर 1 दांत, माफ करिए 1 दांत, 2 दांत, फिर जाके पूरे दांतों का विकास होता है। तो आपने देखा कि एक क्रम में आपका होता है। अगला है विकास के सिद्धांत, यानी कि हर एक भाग में आपका विकास होता है। मनुष्य, और चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, मनुष्य के अंदर चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे कितने भी आप बोल सकते हैं मात्रा में हो, लेकिन विकास सबके अंदर होता है। अगला पॉइंट है विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन। यानी कि विकास का सिद्धांत माफ करिएगा, एक दिशा में भी होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि लंबाई, तो आप समझ सकते हैं कि लंबाई जो हमारी बढ़ती है, आपने देखा होगा पैरों से सर की दिशा में, यानी यही 2 दिशाओं में बढ़ती है। लंबाई कभी भी हमारी आप समझ लीजिए पेट से और पीठ की ओर, यानी इस दिशा में नहीं बढ़ती। तो एक दिशा होती है आपकी विकास की। इसके अलावा अगला पॉइंट देख लेते हैं एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो एकीकरण का सिद्धांत जो है आपका दोस्तों, ये हमें बताता है कि विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को एक साथ जो है उपयोग करना सीखते हैं। तो मानो कि जो
जो भी कौशल होता है वो धीरे धीरे सीखता है, और फिर बहुत सारे जो उसने गुण सीखे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें वो सीख लेता है, उनका सामूहिक रूप से इस्तेमाल करके अपने जीवन को सरल बनाने का और अपने जीवन को और यूजफुल बनाने का प्रयास करता है वो। व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत, देखिए ये पॉइंट तो हमें सबको पता ही होगा कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो है व्यक्तित्व अलग अलग, हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, और इसी के तहत जो है आपका देखते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में जो है असमानताएं पाई जाती हैं। तो व्यक्तित्व में विभिन्नता होती है, यही आपका प्रिंसिपल है एक ये भी। और समान प्रतिमानों का सिद्धांत, यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो ये कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप इनको देख सकते हैं। समान प्रतिमानों के अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है कि समान प्रजाति के विकास के प्रतिमान में समानता पाई जाती है। अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें, बिल्कुल आखिरी पॉइंट की, तो अगर मनुष्य हैं तो सारे मनुष्यों में विकास की जो प्रक्रिया होती है तकरीबन एक ही जैसी होती है। इसी प्रकार से अगर जानवरों की बात करें तो जानवरों में जो विकास की प्रक्रिया होती है वो भी जानवरों में जो प्रणाली होती है विकास की उसी तरह से होती है। तो जीवों में अपनी एक आप बोल सकते हैं कैटेगरी होती है, और हर एक कैटेगरी के ग्रोथ और डेवलपमेंट की अपनी एक प्रणाली होती है, उसके हिसाब से वो ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे, और इन पॉइंट्स को आप लिखें, आगे क्वेश्चन बनाएं इनको, ताकि आप जो अपना एग्ज़ाम है उसको बहुत बेहतर तरीके से दे सकें। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले 3 कारक, यानी कि 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले 3 कारक हमें लिखने थे। हमने यहाँ पर जो है जितने संभव हो पाए वो सारे लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं साथियों, आप इनको 2 नंबर में इस तरह से ही लिख सकते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े आपको 8 नंबर या 15 नंबर जैसे प्रश्नों में, तो आप इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, इनको थोड़ा विस्तार पूर्वक लिखेंगे। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं पहला जो टर्म होता है, यानी कि पहला जो फैक्टर होता है जो हमें बालक के विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है, वो होता है आपका जेनेटिक्स, यानी कि हेरिडिटी। आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन थ्रू देयर जीन्स। मतलब कि वंशागति, अनुवांशिकता क्या होती है? माता पिता से बच्चों में माता पिता के जीन के माध्यम से जो गुण, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं। उदाहरण के लिए अगर मान के चले एक बच्चा जिसकी आंखें भूरी हैं, तो जरूर उसके माता या पिता में से किसी न किसी की आंखें भूरी होंगी। कई बार आपने सुना होगा कई सारी बीमारियां, जैसे कि आपका डायबिटीज़ है, या फिर आपका आपने सुना होगा ब्लड क्लटिंग वाला, जो मैं भूल रहा हूँ एक बीमारी का नाम। इस तरह से बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं जो कि माता पिता से बच्चों तक ट्रांसफर होती हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें जो होती हैं आपको, वो विकास और वृद्धि को प्रभावित करती। तो यानी कि अनुवांशिकता, यानी कि हेरिडिटी, पहला फैक्टर जो है विकास और वृद्धि को जो अफेक्ट करता है वो क्या होता है? हेरिडिटी, यानी कि वंशानुगति, या फिर आप बोल सकते हैं अनुवांशिकता। अगला पॉइंट देख लेते हैं आपका इन्वायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण। जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं, मतलब कि हमारे परिवार का माहौल, हमारे स्कूल का माहौल, हमारे समाज का माहौल, हमारे आसपास का माहौल, वो भी वृद्धि और विकास पर फर्क डालता है। उदाहरण के लिए अगर आपके घर में ऐसा माहौल है जहाँ पर आपको लोग सिखाते हैं, गलत और सही चीज़ों के बीच में अंतर करना सिखाते हैं, आप स्कूल में जाते हैं जहाँ गुरुजनों के सानिध्य में टीचर्स आपको अच्छे से गाइड करते हैं, आपकी गलत चीज़ों को आपको मना करते हैं, सही चीज़ों में आपको और ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, अगर ऐसा वातावरण मिले जहाँ की आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को सारे अवसर मिलें, तो आप अच्छे से ग्रोथ करते हैं, आपकी वृद्धि भी अच्छे से होती है, यानी कि आपका डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से होता है। लेकिन अगर वातावरण विपरीत हो, यानी कि थोड़ा नेगेटिव आपका एटमॉस्फेयर हो आपके आसपास, तो उदाहरण के लिए अब मैं बताता हूँ, अगर एक ऐसे वातावरण में जहाँ पर बच्चा, जिसके आसपास में बच्चे के ऐसा माहौल है जहाँ पर लोग ज़्यादातर जो है गलत कार्यों में लगे हैं, आप बोल सकते हैं नकारात्मक कार्य, जैसे कि चोरी, डकैती या इस तरह की, या फिर बच्चे वहाँ पर गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का अगर वातावरण बच्चे को मिलेगा, तो बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो इन सारी चीज़ों से भी, नकारात्मक चीज़ों से भी प्रभावित होती है। तो जिस वातावरण में हम रहते हैं उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे विकास और वृद्धि के ऊपर। हम संवेगात्मक रूप से, यानी इमोशनल रूप से, हमारी जो एजुकेशनल इंटेलिजेंस होगी, वो सारी चीज़ें जो आसपास हमें माहौल मिलता है उससे, तभी तो कहा जाता है कि अच्छी संगति में रहेंगे तो अच्छे ही आप बनेंगे, और अगर आप खराब संगति में रहेंगे तो आप खराब ही बनेंगे। तो ये बिल्कुल सही बात है, और ये आपको निर्धारित कर देता है कि आप जिस वातावरण में रहेंगे आपका विकास भी उसी तरह से होगा। अगला पॉइंट है सेक्स या जेंडर। सेक्स या जेंडर मतलब कि आप
लड़का है, लड़की है, स्त्री है या पुरुष, इस बात पर भी जो है आपका विकास प्रभावित करता है, यानी वृद्धि और विकास प्रभावित करता है। ये मैं आपको जो है मानसिक योग्यता के बारे में बात नहीं कर रही, मैं आप ये जो कारक होता है मुख्य रूप से शारीरिक विकास और वृद्धि के बारे में बात कर रहा है। तो ये बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग स्त्री पुरुष के संदर्भ में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बात करें, यानी कि हम लोग सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जरूर स्त्री और पुरुष होने के कारण कई बार क्या होता है, जो अवसर मिलने चाहिए स्त्रियों को, खासतौर पर अगर भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बात करें, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो वो अवसर नहीं मिल पाते। तो इससे जो वृद्धि और विकास होनी चाहिए समान रूप से महिलाओं की, लड़कियों की, लड़कों के साथ में, वो नहीं हो पाती। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है वृद्धि और विकास में अंतर का, यानी कि ये जो फैक्टर होता है आपका जेंडर का, लिंग का, ये आपको प्रभावित करता है। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझेंगे तो आप समझ गए होंगे। दूसरा है व्यायाम और स्वास्थ्य, यानी एक्सरसाइज एंड हेल्थ, कि अगर हम एक स्वस्थ वातावरण में रहते हैं, आप अच्छी आदतों करते हैं अपने जीवन शैली में शामिल, आप योग करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे कि शारीरिक रूप से आप जो है आपका जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो होता रहता है। और एक स्वस्थ शरीर में ही आपको पता है कि आपका एक स्वस्थ जो है मन होता है, और एक स्वस्थ शरीर के द्वारा आप जो है अपने जीवन के सारे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, चाहे वो आपका इमोशनल फैक्टर हो, चाहे वो आपका सोशल फैक्टर हो, चाहे वो इकोनॉमिकल फैक्टर हो, सामाजिक, आर्थिक, संवेगात्मक, हर एक पक्ष अगर आप स्वस्थ हैं तो आप इसमें विकास और वृद्धि करते हैं। तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसकी और जो पक्ष होते हैं वो भी आपके अच्छे होते हैं और उनमें भी विकास होता रहता है। अगला पॉइंट है आपका हार्मोन्स। अब देखिए हार्मोन्स का भी बड़ा फर्क पड़ता है, जो हार्मोन्स होते हैं शरीर में उनका भी फर्क पड़ता है। तो हार्मोन्स से क्या होता है कि ग्रोथ, कई बार क्या होता है आप देखेंगे जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं किसी के शरीर में आपकी जो है उनकी कमी हो जाती है तो उनकी हाइट नहीं बढ़ती, या किसी प्रकार की जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए आपके हाइट की बात कर लेते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं अगर वो आपके किसी के व्यक्ति के अंदर कम हो जाते हैं तो हाइट में फर्क पड़ता है। किसी के अंदर जो ओबेसिटी होती है यानी कि जो मोटापा का हार्मोन होते हैं वो बढ़ जाता है, तो बच्चा जो है कम उम्र में होने के बावजूद भी उसका वजन काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं हार्मोन्स के द्वारा प्रभावित होती है, यानी कि हार्मोन्स भी जो होते हैं वो भी हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाने पीने की जो आदतें होती हैं, न्यूट्रिशन। अब देखिए पोषण, अच्छा पोषण मिलने से शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक हर एक तरह का विकास प्रभावित होता है। अच्छा भोजन मिलता है तो शारीरिक विकास तो होता ही होता है, साथ ही साथ हमें मानसिक रूप से भी निश्चिंत रहते हैं, तो जिससे कि हमारे और पक्षों पे भी हम काम कर पाते हैं। जब भोजन की चिंता नहीं होती, उससे संबंधित हमें टेंशन नहीं होता है, तो फिर हम और चिड़चिड़ापन, जो संवेगात्मक रूप से इमोशनल जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो भी प्रॉपर होता है, वरना हमारे अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, राग, द्वेष, यानी कि जो हमें गलत विचार, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो आप समझ सकते हैं हर एक चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। फैमिली इन्फ्लुएंस, पारिवारिक प्रभाव और भौगोलिक प्रभाव, ये दोनों चीज़ें आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जिस परिवार में आप रहते हैं आपके वृद्धि और विकास पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अगर एक ही बच्चा, एक दो जुड़वा बच्चे जो एक ही माता पिता से हैं, अगर उनको एक चोर के साथ और एक पंडित के साथ रख दिया जाए, यानी कि एक ज्ञानी व्यक्ति, एक सभ्य व्यक्ति के साथ रख दिया जाए, तो आप देखेंगे कि कुछ सालों के परवरिश के बाद में दोनों ही बच्चों की जो वृद्धि हुई है, जो विकास हुआ, चाहे वो आपका इमोशनल हो, इंटेलेक्चुअल हो, यानी कि बौद्धिक, मानसिक, संवेगात्मक किसी भी पक्ष में हुआ हो, उसमें काफ़ी अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो पारिवारिक माहौल भी बहुत फर्क पड़ता है। इसके अलावा भौगोलिक जो आपका फैक्टर होता है, यानी कि भौगोलिक कारक जो होते हैं, ये बहुत प्रभाव करते हैं हमारे वृद्धि और विकास को। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि आपकी ऊंचाई वाले क्षेत्र, वहाँ पर लोगों की जो शारीरिक संरचना होती है, चेहरे के हाव भाव होते हैं, बनावट होती है, वो अलग होती है ऐसे क्षेत्रों के लोगों की तुलना में जहाँ पर कि नदी वाला इलाका होता है या फिर आपका जो है तराई वाला इलाका होता है। तो आप समझ सकते हैं भौगोलिक जो कारक होते हैं, भौगोलिक जो घटक है आपका, वो भी बहुत फर्क करता है आपके वृद्धि और विकास के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पॉइंट्स आपको काम आए होंगे और ये आपको हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के 5 लक्षण। तो इनको थोड़ा अब जल्दी जल्दी हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं, मैं क्या करूँ बोलता बोलता बहुत भूल जाता हूँ। चलिए, सोशल चेंज कैन टेक प्लेस इन द होल सोशल स्ट्रक्चर एज वेल एज इन एनी वन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन या तो पूरे सामाजिक ढांचे में हो सकता है या फिर किसी एक संगठन में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए सामाजिक ढांचे का मतलब संपूर्ण सामाजिक ढांचे का मतलब कि हर एक भाग में। अगर हम अपने सामाजिक ढांचे के बारे में बात करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे हमारा सामाजिक ढांचा किससे बना, हमारे मूल्यों से,
हमारे रीति रिवाजों से, हमारे पूजा करने की प्रक्रिया से, मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, हमारे जो शादी विवाह में जो हम लोग रीति रिवाज निभाते हैं उन सारी चीज़ों से। तो अगर सामाजिक परिवर्तन हो रहा है तो ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी हो रहा है आजकल, कि पहले शादी करने की प्रक्रिया कुछ और होती थी, आजकल जो है कुछ और हो गई है, तो उसमें बदलाव है। तो ये क्या है, एक सामाजिक विकास के लक्षण है। लेकिन ये क्या हुआ है, ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया, ये समाज के किसी एक जो घटक है या एक जो भाग है उसमें बदलाव है। अगर ऐसा होता है कि बिल्कुल जैसे हिंदू है, हिंदू धर्म में जो समाज में जो रीति रिवाज है, मान्यता है, पूजा करने की जो प्रक्रिया है, शादी के दौरान जो हम लोग धार्मिक जो अनुष्ठान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, अगर ये सारी चीज़ें बिल्कुल बदल जाएं, बिल्कुल बदल जाएं और क्रिश्चियन या फिर किसी और धर्म के हिसाब से हम लोग उसको पालन करने लगे, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा संपूर्ण सामाजिक विकास, यानी कि संपूर्ण सामाजिक ढांचे में जो है विकास हो गया, परिवर्तन हो गया। विकास नहीं कहेंगे, इसे परिवर्तन कहेंगे। दूसरा पॉइंट है भौतिक अथवा अभौतिक संस्कृति बदलने पर सामाजिक परिवर्तन होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग समझ लेते हैं, सोशल चेंज टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। भौतिक का मतलब होता है जैसे कि आर्थिक रूप से आपका, जैसे बिल्डिंग बन गई, नई नई बिल्डिंग्स आ रही हैं, नए नए अच्छे अच्छे मकान बन गए, अच्छी अच्छी गाड़ियां बन गई, अच्छे स्कूल बन गए, जो सुख सुविधाएं आपको मिल रही थी वो और बेहतर हो गई। तो ये क्या हो गई, आपकी भौतिक संस्कृति हो गई। जो चीज़ें आप जिसमें रह रहे थे, जिस जगह आप रह रहे थे, अगर उसका स्वरूप बदल जाता है, अगर आप पहले कच्चे मकान में रह रहे थे और आपके आसपास में भी सब कच्चे मकान थे, धीरे धीरे सारे मकान पक्के हो गए, सारे मकानों के साथ में अच्छी सड़कें बन गई, सीमेंटेड सड़कें बन गई, लाइट लग गई, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी भौतिक बदलाव, भौतिक आपके जो है भौतिक रूप से जिसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल मटेरियल कल्चरल चेंजेस। नॉन मटेरियल कल्चरल चेंजेस जैसे कि रीति रिवाज, मान्यताओं, जैसे कि पहले हमारे यहाँ पे था सती प्रथा, बाल विवाह, बंधुआ मजदूरी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जब इस तरह की चीज़ों में बदलाव आता है, इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों, इन सारी चीज़ों में जब बदलाव आता है, इनको बोलते हैं नॉन मटेरियल, या फिर हम इसको बोल सकते हैं अभौतिक संस्कृति। अगर इनमें बदलाव आता है तो ये सारी चीज़ें भी मिलकर जो है सांस्कृतिक बदलाव या सामाजिक विकास को आपको क्या करती हैं, ये इंडिकेट करती हैं, सामाजिक विकास को ये परिभाषित करती हैं। दूसरा है शिक्षा के द्वारा। अब हम लोग तीसरा पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कि शिक्षा के द्वारा जब व्यक्ति के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि शिक्षा के माध्यम से जब हम अच्छे बुरे के बीच में अंतर करना सीख जाते हैं, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो पहचानना सीख जाते हैं। इसके अलावा हमारे विकास के लिए, हमारे वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, उन साधनों की हम पहचान करना सीख जाते हैं, तो जरूर हमारे समाज में विकास होती है, समाज के अंदर परिवर्तन आता है। तो क्रांतिकारी विचार जब हमारे अंदर उत्पन्न होता है तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक परिवर्तन की ओर हमें अग्रसर करता है, हमें आगे बढ़ाता है। उसके बाद देखते हैं खुले समाज में परिवर्तन की गति तीव्र होती है, यानी कि जब बंद या स्थिर समाज में परिवर्तन की गति मंद होती है। उदाहरण के लिए ऐसा सोसाइटी जहाँ पे ज़्यादा बंदिश नहीं है, जैसे कि हम लोगों के लिए जो है, हमारे लिए जो है विदेश की संस्कृति, यानी कि पाश्चात्य सभ्यता, वेस्टर्न जो सोसाइटी होती है, हमारे दृष्टिकोण में ओपन है, वहाँ पर ज़्यादा कोई बंदिश नहीं है, कोई नीति आपके रूल्स नहीं है, खास तौर पे जिस तरह से हमारे यहाँ पर है। तो हमें लगता है कि वहाँ पर जो है आपका सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जल्दी होती है और वहाँ पर जो है ये गति भी जो होती है काफ़ी तेज होती है। लेकिन हमारे जैसी संस्कृति, भारत जैसी संस्कृति, पाकिस्तान जैसे मुस्लिम संस्कृति जो होती है, जहाँ पर कि सामाजिक और जो सांस्कृतिक बंदिशें थोड़ी कठिन है, यहाँ पर जो बदलाव होते हैं इतनी तेज नहीं होते, इसमें काफ़ी समय लगता है और काफ़ी प्रयास भी लगते हैं। आपको ये तो भली बात ही आप समझ ही पा रहे होंगे कि सती प्रथा, बाल विवाह, इस तरह की जो चीज़ें थी, इनको दूर करने में, इनको समाज से हटाने में कितना समय लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो बंद समाज है वहाँ पर ये सारी चीज़ें करना थोड़ा कठिन होता है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन लाना थोड़ा ज़्यादा कठिन होता और इसमें समय लगता है। आखिरी पॉइंट देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, सामाजिक संगठनों में होने वाले परिवर्तन की गति सामाजिक कार्यों में होने वाले परिवर्तन से बहुत धीमी होती है, यानी कि व्हेन द पेस ऑफ सोशल चेंज स्लोज डाउन देन सडनली द पॉसिबिलिटी ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीज एंड सडन चेंजेस टेक्स प्लेस। ये अच्छा पॉइंट है। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि जब समाज में ना परिवर्तन की गति जो है आपकी मंद हो जाती है,
यानी कि समाज के अंदर ऐसी चीज़ें जो हैं आपकी, मतलब आप समझ लीजिए 100-200 साल से जो चीज़ें बनी हैं वही चली आ रही हैं। अगर आप मान के चलिए आज से 200 साल पहले जिस तरह से आपका जो समाज में वर्गीकरण किया गया था, समाज को जो है वर्गों में विभाजित किया गया था, 4 भागों में बांटा गया था, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का जो प्रैक्टिस होता था, वो सारी चीज़ें होती थी। अगर वो आज भी चलाई जाए तो क्या हमारा समाज उस तरह से विकसित हो पाएगा? क्या हमारे समाज सबको उस तरह से समान अवसर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो जब एक लंबे समय तक समाज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये जो प्रक्रिया होती है, ये जो स्थिति होती है, वो समाज के अंदर जो है क्रांतिकारी विचारधारा को उत्पन्न करती है, क्रांतिकारी गतिविधियों को उत्पन्न करती है, जिससे कि आप देखेंगे कि बहुत तेजी से बदलाव होते हैं। मतलब कुछ क्रांतिकारी कार्य करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं आगे आते हैं और समाज में बदलाव लाने के लिए अपने प्रयास करते हैं। जैसे कि राजा राम मोहन राय, गांधी जी, महात्मा गांधी के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल या और भी जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने कि देश को बदलने का प्रयास किया, सामाजिक रूढ़िवादिता के खिलाफ जो है आवाज उठाई और बदलने का प्रयास किया। इस तरह की चीजें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट रह गया है यहाँ पे, देखते हैं। जब सामाजिक परिवर्तन की गति मंद हो जाती है तो एकाएक क्रांति की संभावना बढ़ जाती है, हमने समझ लिया, तथा एकाएक परिवर्तन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी परिवर्तन का स्वरूप स्थायी नहीं हो सकता, समय के साथ साथ स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। आप ये पॉइंट समझ गए कि जो भी परिवर्तन होते हैं ऐसा नहीं है कि आपका बदल गया। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो भी चीज़ें बदली हैं, आपकी जो सामाजिक रूप से नियम आए हैं या जो भी सामाजिक रूप से चीज़ों को हमने माना है अभी, ऐसा नहीं कि हमें आने वाली हमारी पीढ़ी भी उन्हीं नियम को, उन्हीं रीति रिवाजों को मानेगी। उसमें बदलाव हो सकता है। तो जो बदलाव होते हैं वो आपके परमानेंट नहीं होते हैं। जो चेंजेस होते हैं सोसाइटी के अंदर जो भी बदलाव हो रहे हैं वो समय के साथ भी परिवर्तित होते रहते हैं, चेंजेस उनमें आते रहते हैं। समाज में होने वाले परिवर्तन हमेशा विकास की ओर ही नहीं ले जाते। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि देखिए, जो भी सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी बदलाव होते हैं, जरूरी नहीं कि वो आपको विकास की ओर और वृद्धि की ओर लेकर जाएं। कभी कभी कुछ परिवर्तन समाज में अवनति का कारण भी बनते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मान के चलिए आपका इजराइल है या फिर आप देखिए इराक है या ऐसे जो सीरिया जैसे देश है, वहां पर सामाजिक परिवर्तन हुआ। वहां पे क्या हुआ? तख्ता पलट हुआ। वहां पे उन्होंने जो वहां का तानाशाह था उसको हटा दिया। तो सामाजिक परिवर्तन तो जरूर हुआ, लेकिन उससे क्या हुआ? काफी बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ। साथ ही साथ जो है लोगों को आर्थिक, मानसिक और आप बोल सकते हैं व्यक्तिगत रूप से कितना नुकसान हुआ, जिसकी की भरपाई आज तक लोग कर रहे हैं अपने अपने माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं हर एक सामाजिक परिवर्तन आपका सकारात्मक नहीं होता, पॉजिटिव नहीं होता। हर एक जो आपका सोशल चेंज होता है उसका इफेक्ट आपको हमेशा अब क्या बोल सकते हैं उसको कि लाभकारी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सामाजिक परिवर्तन का निरूप नियोजित व अनियोजित हो सकता है, यानी कि द फॉर्म ऑफ सोशल चेंज कैन बी प्लान्ड और अनप्लान्ड। मतलब कि सोशल चेंज के लिए देखिए कई बार आपका क्या होता है, आंदोलन किए जाते हैं, इससे समाज में परिवर्तन लाया जाता है, और कई बार चीज़ें बिल्कुल अपने आप बदल जाती है और हमें एहसास भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारे रहने का तरीका, हमारी मान्यताओं को मानने का तरीका, पूजा करने का तरीका, तो वो धीरे धीरे बदल जाता है और हमें एहसास भी नहीं होता कि पहले जब हम छोटे थे तो पूजा करने का तरीका कुछ और होता था। अब जब हम शहरों में रहने लगे हैं, हम ज़्यादा मॉडर्न हो गए, तो हमारे पूजा करने का तरीका बदल गया। तो कुछ चीज़ें तो आपकी प्लान्ड होती हैं, कुछ चीज़ें अनप्लान्ड होती हैं। तो आप जो सामाजिक परिवर्तन होता है इसको प्लान्ड और अनप्लान्ड वे में भी समझ सकते हैं। इसके अलावा पहले की अपेक्षा आधुनिक समाज में परिवर्तन अधिक होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि पहले की अपेक्षा, पहले समाज में परिवर्तन कम होते थे, लोग अपने रीति रिवाजों से बंधे हुए थे, जुड़े हुए थे। लेकिन आज लोग रीति रिवाजों को तोड़कर बाहर निकलना चाहते, बंदिशों को नहीं मानना चाहते। तो परिवर्तन की जो संभावना और गति है दोनों ही अब तेज हो गई है, तथा स्वाभाविक व सामान्य ढंग से होने वाले परिवर्तन हमारे विचारों तथा सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट। तो मैं पॉइंट्स को पढ़ देता हूँ। संवेगात्मक विकास की 3 विशेषताएं। संवेगात्मक विकास शिशु, बाल्य, किशोर एवं अन्य अवस्थाओं में एक क्रम से होता है। तो जो संवेगात्मक विकास होता है यानी कि जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है दोस्तों, बच्चे जब हम लोग होते हैं बिल्कुल शिशु होते हैं, यानी कि बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना एकदम चाइल्ड होते हैं, जब बिल्कुल शिशु होते हैं, फिर हम लोग थोड़ा जो है आपके क्या बोल सकते हैं टीनेज में जाते हैं, यानी कि जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं, और जब हम लोग आपके मैच्योर हो जाते हैं यानी कि दूसरे स्तर पे पहुंच जाते हैं, यानी कि हम लोग बोलते हैं एडल्टहुड में पहुंच जाते हैं। इन तीनों स्तरों पे जो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। जब हम छोटे होते हैं, हम इमोशनल डेवलपमेंट के रूप में अगर हम बात करें तो हम सिर्फ हमारे इमोशंस क्या होते हैं कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं,
हम सेल्फ सेंटर होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, तो जब किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं, तो हमें जो है कई प्रकार की जो हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, हमें हमारे अंदर प्रेम का भाव आता है, हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव आता है, हमें दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव आता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर जो इमोशनल डेवलपमेंट होती हैं वो किशोरावस्था में होती है। जब प्रौढ़ हो जाते हैं तो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ, आर्थिक जिम्मेदारियाँ, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे जो हमें गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या या फिर द्वेष की भावनाएं आती हैं, या फिर हमें आत्मग्लानि की जो इमोशंस होते हैं, इस तरह की चीज़ें हमारे उस अवस्था में विकसित होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हर एक स्तर पे नहीं होती, ये धीरे धीरे विकसित होती हैं। तो ये होता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट का प्रक्रिया, जो कि चाइल्डहुड से लेकर आपका एडल्टहुड तक और प्रौढ़ावस्था यानी कि आपका जो है और जो वृद्ध लोग होते हैं वहाँ तक ऐसा धीरे धीरे आपका ग्रो करता है। आगे देखते हैं, बालक ज्यों जो बढ़ता है उसके समूहों में विकास में जटिलता आती है। यानी कि जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है, जैसे जैसे बच्चे डेवलप करते जाते हैं, उनके जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, यानी कि जटिल हो जाता जाता है। बचपन में हम क्या समझते हैं, जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि हम क्या करते हैं, जैसे कि देखिए जब बच्चे होते हैं, हम लोग छोटे होते हैं, अगर हमसे कोई हमारा सामान छीन लेता है तो हम उससे लड़ाई करते हैं, उससे गालियाँ भी दे लेते हैं, या उससे हम लोग फिर नाराज हो जाते हैं। तीन ही काम हम लोग करते हैं, या अपने माता पिता से उसकी शिकायत करते हैं। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, या जैसे हम लोग धीरे धीरे बड़े होने की प्रक्रिया में होते हैं, हम कई बार अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। कई बार हम लोग गुस्सा तो होते हैं, लेकिन आप व्यक्ति को गुस्सा करके नहीं दिखाते, बल्कि उसका कुछ नुकसान करके दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपसे किसी ने आपकी पेंसिल ले ली, तो अब आप उससे लड़ेंगे नहीं, बल्कि क्या करेंगे कि आप भी उसकी पेंसिल ले लेंगे, या फिर आप उसकी पेंसिल को तोड़ देंगे, या जिस व्यक्ति ने आपकी जो पेंसिल ली आप उसी पेंसिल को छुपा देंगे। तो इस तरह से करते हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी अवस्था में बदलाव आता है, इस तरह से आप जो है अपने संवेगों को व्यक्त करने का तरीका भी बदलते रहते हैं, सीखते रहते हैं। अगला है, संवेगात्मक विकास में जो अनुभव होते हैं उनकी वृद्धि से परिपक्वता आती है। यानी कि द एक्सपीरियंसेस गेन्ड थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट लीड्स टू मैच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग इन द लाइफ। तो जो इमोशनल ग्रोथ हमारे अंदर हो रहा है, जिस तरह से धीरे धीरे हम लोग अपने अंदर जो है इमोशंस को जो हमारे अंदर इमोशन का जो ग्रोथ होता है, हम लोग संवेगात्मक रूप से जो हम चीज़ें और बेहतर करते चले जाते हैं अपने जीवन में, उससे हम मीन्स ऑफ पीस एजुकेशन, प्रश्न संख्या 5 है, मीन्स ऑफ पीस एजुकेशन, यानी कि पीस एजुकेशन क्या है, शांति शिक्षा के साधन क्या है। तो पीस एजुकेशन कैन बी प्रमोटेड थ्रू एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। मतलब कि अगर आपको शांति शिक्षा के जो साधनों की अगर हम बात करते हैं, तो शांति शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम व्यक्ति के अंदर ऐसे ज्ञान, कौशल या ऐसे दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं जो कि आपको शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शांति की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में हमें मदद करता है। अगला देख सकते हैं हम लोग, इट हेल्प्स पीपल टू प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली एंड क्रिएट सोशल कंडीशन दैट आर कंड्यूसिव टू पीस। मतलब यह लोगों को संघर्ष की घटना को रोकने में मदद करता है, यानी कि शांति शिक्षा के जो माध्यम होते हैं वो शांति से संघर्षों को हल करने में मदद करता है। साथ ही साथ शांति के लिए जो एक आवश्यक माहौल होता है, जो अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करना होता है, उसमें भी हमें सहायता करता है। तो शांति के साधन ऐसे सारे साधन हो सकते हैं। तो अगर हमें अच्छे से सिखाया जाए, यानी कि ज्ञान मिले, हमें अच्छे से हमें स्किल सिखाया जाए कि भाई लड़ाई झगड़े के समय हमको अपने आप को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से हमें अपने आप को जो है इमोशनली आपको नियंत्रित करना है, संवेगात्मक रूप से हमें गुस्सा नहीं करना है, संवेगात्मक रूप से हमें बहुत ज़्यादा क्रोधित नहीं होना। इस तरह की जो अगर ट्रेनिंग दी जाए, इस तरह की अगर हमें प्रशिक्षण दिया जाए, तो हम जो है जरूर शांति शिक्षा की जो चीज़ें हैं उसका पालन कर पाएंगे, और जो समाज में शांति की आवश्यकता है उसको व्यवस्थित करने में, उसको हम लोग इस्टेब्लिश करने में कहीं ना कहीं सफल हो पाएंगे। अब जैसे कि अहिंसा की अवधारणा है, इस तरह के मानव मूल्यों को लोगों को समझाना होगा। अहिंसा की अवधारणा को मानव अधिकारों के समान, स्वतंत्रता और विश्वास जैसे मूल्यों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए, जो शांति की जो एक बहुत बड़ी आवश्यकता है वो क्या होती है, अहिंसा। तो शांति की जो ये आवश्यकता है, यानी कि अहिंसा, अहिंसा लाने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि अहिंसा जो है बात करता है आपके सभी मानवों के समानता के बारे में, यानी कि हर एक मनुष्य जो धरती पर है आपका, उसके कुछ मानव अधिकार होते हैं, मानव को उसकी स्वतंत्रता का अधिकार होता है,
उसके अलावा कुछ मानव मूल्य होते हैं, जैसे कि हर एक व्यक्ति को अपने व्यक्ति को सम्मान का अधिकार होता है, प्रेम की आवश्यकता होती है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि लोग उसके साथ जो है अच्छा व्यवहार करें, उसके साथ में है सम्मानजनक व्यवहार हो लोगों का। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम लोग सीखते हैं, यानी कि ये मूल्य अगर विकसित किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से, तो ये जरूर शांति शिक्षा के दिशा में जो है, यानी कि शांति स्थापित करने में हमें मदद करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस कैन बी अचीव थ्रू द वैल्यूज सच एज रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम एंड ट्रस्ट। अब देखते हैं, सामाजिक न्याय समानता, जिम्मेदारी और एकजुटता के सिद्धांत द्वारा महसूस किया जा सकता है। सो सोशल जस्टिस कैन बी रियलाइज्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सॉलिडेरिटी। तो सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकता। तो अगर हम लोग को अगर सामाजिक न्याय, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंसा का कारण बहुत सारा क्या होता है, कई बार जो है आपस में मनमुटाव, आपस में द्वेष, किसी के पास कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं, किसी के पास कुछ चीज़ें कम है, असमानता की भावना, आप बोल सकते हैं भेदभाव की भावना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति के अंदर जो है आक्रामकता लाती हैं, उसको उत्तेजित करती हैं, उसको एक्साइट करती हैं लड़ाई झगड़ा, इस तरह के गलत कार्यों के, नकारात्मक कार्यों में लिप्त होने के लिए। तो अगर सामाजिक न्याय जो है, अगर इसकी जो स्थापना की जा सके समाज में, तो ये शांति की व्यवस्था स्थापित करने में, शांति लाने में हमें मदद कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं मोरल बिहेवियर। मोरल बिहेवियर कैन बी डिफाइंड एज ए एक्ट और बिहेवियर अकॉर्डिंग टू वंस मोरल वैल्यूज एंड द स्टैंडर्ड सेट बाय द कल्चर एंड सोसाइटी। अब इसको समझने का प्रयास करते तो बहुत ही अच्छा डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि मोरल बिहेवियर क्या है। मोरल बिहेवियर जो होता है वो एक एक्ट हो सकता है या आपका बर्ताव, एक्ट और बिहेवियर अकॉर्डिंग टू वंस मोरल वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड सेट बाय द कल्चर एंड सोसाइटी, यानी कि नैतिक व्यवहार को संस्कृति और समाज द्वारा निर्धारित नैतिक मूल्य और मानकों के अनुसार कार्य करना या व्यवहार करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब कि जो नैतिक व्यवहार होते हैं या नैतिक रूप से जो हमें व्यवहार करना होता है, वो क्या होता है कि समाज ने हमारे लिए कुछ नियम बनाए हैं, समाज ने हमारे सामने कुछ मूल्य रखे, हमको उनका पालन करना है, साथ ही साथ जो नियम बनाए हमें उनको मानना है, उसके अनुसार हमें अपना आचरण करना है। तो जब हम सामाजिक नियम और मूल्यों का पालन करते हैं, सामाजिक नियम और आचरण का हम लोग सही तरीके से व्यवहार करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, नैतिक व्यवहार। अब उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि जब बच्चों की बात करते हैं हम लोग, तो चिल्ड्रंस डिमॉन्स्ट्रेट प्रो सोशल एंड मोरल बिहेवियर व्हेन दे शेयर, हेल्प, कोऑपरेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के अंदर जो विकास होता है हम लोग का मोरल बिहेवियर का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। थ्रू कम्युनिकेशन, सिंपैथाइज और इन अदरवाइज दे डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी टू केयर अबाउट द अदर्स। बच्चे में सामाजिक और नैतिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, यानी कि बच्चे तब सामाजिक और नैतिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं, या इस तरह से आप उनके अंदर इस व्यवहार को समझ सकते हैं जब वे अपने सामान को या अपनी चीज़ों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, दूसरे लोगों की मदद करते या दूसरे के सहयोग करते, या फिर जब हम अपनी बातें दूसरे के साथ में रखते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती है, सामाजिक और नैतिक व्यवहार का प्रदर्शन करती है। ये सारी चीज़ें हमें सूचक हैं कि बच्चे के अंदर जो सामाजिक और नैतिक व्यवहार का विकास हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मोरल बिहेवियर की जो डेफिनेशन है आप यहाँ से बिल्कुल समझ गए होंगे, और आप इसको भली भांति लिख सकते हैं कि संस्कृति के द्वारा निर्धारित मूल्यों और व्यवहार करने के जो नियम है उसके अनुसार जब हम लोग कार्य करते हैं तो वो क्या होता है, नैतिक व्यवहार। तो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, मीनिंग ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन हाउ चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड फिगर आउट थिंग। मतलब कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे चीज़ों का पता लगाते हैं, या फिर चीज़ों को वो कैसे समझते हैं। यह ज्ञान, कौशल, समस्या समाधान और स्वभाव का भी विकास होता है जो बच्चों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में सोचने और समझने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छी परिभाषा है संज्ञानात्मक विकास की। मस्तिष्क का विकास संज्ञानात्मक विकास का एक प्रमुख हिस्सा है। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत जो है सूचना, यानी कि सूचना को किस तरह से हम लोग प्रोसेस करते हैं, जो हमें चीज़ें पता चलती है, जो जानकारी हमको मिलती है, वो जानकारी को हम अपने उपयोग में किस प्रकार से ला पाते हैं, ये क्षमता जो होती है ये भी संज्ञानात्मक विकास के अंदर आती है। बुद्धि का विकास, भावनात्मक विकास,
तर्क करने की क्षमता, भाषागत विकास यानी कि लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है हमारे अंदर, हम जो किसी चीज़ के पीछे रीजनिंग कर पाते हैं, लॉजिक लगा पाते हैं, वो सारी चीज़ें, स्मृति को संसाधित करने की क्षमता यानी कि अपनी मेमोरी के आधार पर हम चीज़ों को याद करके उसका सही स्थान पर उपयोग कर पाएँ। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको गणित के नियम पता है, आपको 2+2 जोड़ना आता है, तो जब आप बाज़ार में जाते हैं और आपको कोई 20 रुपया और 12 रुपया देता है, तो आप 20 और 12 को जोड़कर 22 रुपये कर देते हैं, यानी कि गणित के नियम का आप उपयोग कर पा रहे हैं। तो ये इस तरह के जो कौशल होते हैं, ये आपके संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। द टू फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक। तो हम देख सकते हैं, पहला होता है स्वास्थ्य और शारीरिक स्थिति, यानी कि आपका स्वास्थ्य जो है और आपकी शारीरिक स्थिति, मतलब आप अगर स्वस्थ हैं, आपका जो शरीर जो है सही है, मतलब किसी प्रकार की दोष नहीं है, किसी प्रकार का आपके अंदर कमी नहीं है, ऐसे कि आप सुन सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं, आपके अंदर सुनने की, बोलने की, देखने की, इस प्रकार की हर एक क्षमता, यानी कि सारी इंद्रियां अगर आपकी काम कर रही हैं, सारे सेंसेस अगर आपके अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये आपकी भाषा सीखने की गति और भाषा सीखने की प्रक्रिया में बहुत उपयोगी होती है। दूसरा होता है आपका बुद्धि और संज्ञानात्मक विकास, यानी कि इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आप बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक विकास और यानी कि बोल सकते हैं इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अलग अलग स्तर पर होता है, अलग अलग तरीके से होता है। कुछ बच्चों में जो इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। तो ये चीज़ें भी प्रभावित करती हैं कि आप भाषा किस प्रकार से सीखेंगे। जिन बच्चों के अंदर जो इंटेलिजेंस या कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छा होता है, बेहतर होता है, संज्ञानात्मक विकास और बुद्धि अच्छी होती है, वो जो नई भाषाएं सिखाई जाती हैं या भाषा संबंधी जो नियम है या भाषा संबंधी जो भी बातें उनको सिखाई जाती हैं, वो जल्दी सीख लेते हैं। दूसरा होता है लर्निंग एंड मैच्योरेशन प्रोसेस, यानी कि सीखना और परिपक्वता। चीज़ों को सीख कर हम ज़्यादा मैच्योर होते हैं, ज़्यादा हम परिपक्व होते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखते हैं, वैसे वैसे हम परिपक्व होते हैं, और हमारे परिपक्व होने की यानी कि मैच्योर होने की प्रक्रिया जो है हमारे भाषा सीखने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। मतलब कि जैसे कि मान के चलिए, जब पहले दिन हम किसी भाषा को सीखते हैं, तो पहले दिन वो चीज़ें कठिन लगती है। जब हम अगले दिन उसी चीज़ को दोबारा दोहराते हैं और प्रयोग में लाने लगते हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे सरल होने लगती है। और जैसे जैसे हम लंबे समय तक उस चीज़ को बार बार करने लगते हैं, एक बार हम अभ्यस्त हो जाते हैं, हम उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं लैंग्वेज के यूज़ में, तो फिर वो चीज़ें जो है हमारे सीखने, हम अगली बार उस भाषा में कुछ भी नया आता है तो हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अगर हम एक भाषा को किस तरह से सीखा जाता है, उसकी टेक्निक को समझ जाते हैं, तो हम दूसरी भाषाओं को भी सरलता से सीख लेते हैं। तो हमारे अंदर क्या आया, मैच्योरिटी आई किसी भाषा को सीखने की प्रक्रिया के रूप में। किसी भाषा को कैसे सीखा जाता है, इस प्रक्रिया में हमने अपने आप को मैच्योर कर लिया। तो ये भी फर्क पड़ता है। हमारे आसपास के वातावरण, जैसे कि स्कूल और परिवार, अब हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे आसपास में किस तरह का इन्वायरमेंट है। जैसे कि मान लीजिए आप एक ऐसे स्कूल में रहते हैं जहाँ पे आपको अच्छी भाषा सिखाई जाती है, शिक्षक, परिवार वाले सभी लोग आपको भाषा के संबंध में जो भी अच्छी बातें होती है वो सिखाते हैं। आपके भाषा संबंधी जो भी गलतियाँ होती हैं, जो मिस्टेक्स कर रहे हैं आप, उसको आपको इंडिकेट करते हैं, आपको बताते हैं कि भाई आप जो है बोल रहे हो ना, ये गलत है, ये जो उच्चारण कर रहे हो ये गलत है। तो इस तरह का अगर आपको माहौल मिले, सही तरह से आपको व्याकरण पढ़ने को दिया जाए, सही किताबें आपको दी जाए, तो इन सारी चीज़ों से आपका क्या होता है, भाषा की जो विकास होती है, भाषा सीखने की जो प्रक्रिया होती है, वो आपकी अच्छी होती चली जाती है। परिवार के उसके अलावा है सेक्स ऑफ ए पर्सन, यानी कि जेंडर जो होता है आपका, ये भी प्रभावित करता है, लड़के लड़कियां। और जैसा कि मैंने आपको अगले उदाहरण, पिछले उदाहरण में बताया था दोस्तों, कि भारत के संदर्भ में अगर बात करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो लड़का लड़की होने में और जो चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती है, यानी कि जो अवसर हमें मिलते हैं, उसमें काफ़ी अंतर आ जाता है। तो अगर अवसरों में अंतर आएगा, तो भाषा की अगर बात करें, तो भाषा सीखने के जो अवसर हैं, अगर वो भी देखेंगे, तो लड़कों को और लड़कियों को अलग अलग रूप से मिलते हैं। कहीं हो सकता है लड़के भाषा सीखने के लिए आपके बाहर कोचिंग में जा सकते हैं, किसी क्लासेस में जा सकते हैं, लेकिन लड़कियां सिर्फ और सिर्फ जो भाषा अपने स्कूल में, कॉलेजेस में ही सीख रही है। तो अवसरों की कमी के कारण भी जो भाषा सीखने की प्रक्रिया होती है वो प्रभावित होती है। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध, रिलेशनशिप विद फैमिली, फैमिली मेम्बर्स के साथ में जैसा संबंध होता है, जिस तरह से हम बात करते हैं, वो हमें सिखाते हैं, तो ये भी हमारे भाषा सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। परिवार में कितने सारे लोग हैं आपके, अगर बहुत सारे लोग हैं तो उनसे अलग अलग तरीके की बात करेंगे, दादाजी से अलग, दादी से अलग, बड़े भाई से अलग, छोटे भाई से अलग। तो जब अलग अलग लोगों से हम लोग संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो भाषा के संबंध में जो चीज़ें होती हैं, नई नई चीज़ें हमको सीखने को मिलता है, और इससे हमारी जो भाषा का विकास होता है, हमारे अंदर जो भाषा की डेवलपमेंट होती है, वो आपकी बेहतर होती चली जाती है। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे, उतने अलग तरह से आपको अनुभव मिलेगा, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस पड़ेगा आपको। इसके अलावा बायलिंगुअलिज्म, यानी कि
द्विभाषावाद मतलब कि अगर आप एक से ज़्यादा भाषा बोलते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी भोजपुरी बोलते हैं, हिंदी उड़िया बोलते हैं, इस तरह से कुछ भी बोलते हैं, तो ये भी आपकी भाषा को सीखने की गति को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक उड़िया बच्चे को अगर आप हिंदी बोलना सिखाएंगे तो उसको काफ़ी कठिन लगेगा। इसी तरह से हम जो हिंदुस्तानी दोस्त हैं, हम दो हिंदुस्तानी लोग हैं, उनको जब इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश सीखना होता है तो उनके लिए कठिन होता है, क्योंकि हिंदी में तो हम अभ्यस्त हैं, लेकिन ये दूसरी भाषाएं जो होती है इसको सीखना हमारे लिए थोड़ा कठिन होता है। तो ये जो द्विभाषावाद होता है ये भी हमारे भाषा की सीखने की गति को प्रभावित करता है। अगर हम हिंदी में मतलब एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर हम इंग्लिश सीखने की बात करी जाए तो इंग्लिश सीखने की प्रक्रिया के दौरान हमें काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकरण का अर्थ। आधुनिकरण का अर्थ क्या है? यह आधुनिक समाज में हो रहे बढ़ते परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने का कार्य करता है। मतलब आधुनिकरण की जो प्रक्रिया उसके बारे में बात है। आधुनिकरण क्या करता है कि समाज में जो बदलाव हो रहा है ना, जो तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, उसको ये इंडिकेट करता है, उसको ये क्या करता है, आपको शो करता है। यह वह प्रणाली है जिसके तहत यह प्रक्रिया औद्योगिकरण और शहरीकरण की ओर लेके जाती है। मतलब कि जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है इसमें कहीं ना कहीं आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपका अर्बनाइजेशन, ये दोनों ही चीज़ें आपकी इसमें शामिल होती हैं। यह तकनीक की विकास पर भी जोर देता है, यानी कि अगर आधुनिकीकरण हो रहा है तो वहाँ पर आपका मतलब कि जो आप जो है समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो है आपका टेक्निकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आपका हो रहा है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से प्रभावित होता है आपका क्या, आधुनिकीकरण। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि आधुनिकीकरण के उदाहरण, प्रौद्योगिकी का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, सिस्टम, एप्लीकेशन, रोबोटिक्स, मशीनें और डिवाइस जो आपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक कुशल, तेज और कम जोखिम और बेहतर बनाती हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, आपके आधुनिकीकरण के उदाहरण है। बेहतर ऊर्जा के स्रोत, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इंडक्शन के माध्यम से आप खाना बना लेते हैं, सोलर सिस्टम है हमारे पास में, इलेक्ट्रिसिटी से भी भोजन पका लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक हीटर है हमारे पास। तो बेहतर ऊर्जा के स्रोत, तो ये क्या है, आधुनिकीकरण है। पहले हमारे पास कोयला होता था, लकड़ी जलाते थे, लेकिन अब हम लोग बिल्कुल साफ ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। परिवहन के तेज और अधिक आरामदायक साधन, ये भी आधुनिकीकरण को प्रभावित करता है। ये आधुनिकीकरण को मतलब आपको समझाता है कि आधुनिकीकरण के क्या है, एक आपके इंडिकेटर है, ये आपको सूचक है। बेहतर उत्पाद और सेवाएं, अब हमें जो सुविधाएं पहले मिलती थी, अगर बैंकिंग की बात करें, पहले क्या होता था, बैंक जाते थे, अगर मैं बैंकिंग का उदाहरण ले रहा हूँ, बैंक जाते थे, बैंक में जाकर लाइन लगाते थे, पैसे निकालते थे। अब क्या हो गया, आप मोबाइल से विड्रॉल कर सकते हैं, मोबाइल से डिपॉजिट कर सकते हैं, आपको बहुत लंबी लंबी लाइनें नहीं लगानी, बड़े बड़े पेमेंट आप जो है अपने घर से ही कर सकते हैं। तो ये जो बेहतर सर्विसेज क्या हुई, बेहतर हुई। पहले टिकट लेने के लिए आपको काउंटर पर जाके लाइन लगाना पड़ता था, आज आप अपने मोबाइल और ऐप्स के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं। तो क्या हुई है, सुविधाएं जो हैं बेहतर हुई हैं और सर्विसेज जो हमें मिल रही थी वो और अच्छी हो गई। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बदलाव, तो आधुनिकीकरण के कारण क्या होता है, जो हमारा समाज है उसमें भी परिवर्तन आता है और संस्कृति जो है उसमें भी परिवर्तन आता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो हमारा जीवन है वो भी प्रभावित होता है। ये हमारे जीवन को बेहतर गुणवत्ता प्रदान करता है, मतलब ये कि हमारे जीवन में जो चीज़ें हो रही हैं उसकी क्वालिटी को वो बढ़ाता है, इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जीवन जीने का जो स्तर है उसको बेहतर करता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं, द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। तो गरिमा को एक व्यक्ति के अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा मतलब व्यक्ति का अधिकार है जिसके अनुसार उसे महत्व दिया जाना चाहिए। मतलब व्यक्ति के गरिमा के अनुसार हर एक व्यक्ति को आपको सम्मान दिया जाना चाहिए, उसे समाज में महत्व मिलना चाहिए, साथ ही साथ उसके साथ हर एक परिस्थिति में नैतिक व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, वर्ग, जाति, लिंग या किसी भी योग्यता का हो, उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके साथ में हमेशा सम्मानपूर्वक व्यवहार किया